Normal duty they were paying was 10%. Straight away reduced to 5%, 50% straight away. इमेजिन कीजिए आज जब कोई बिजनेस के अंदर 0.5%, 1% के बार के लिए वो स्ट्रगल करते हैं, आपको नेट 5% मिल रहा है, कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट ओरिजिन देना है, विच इज ऑल्सो वेरी मच इजीली अवेलेबल. इमेजिन कीजिए 3-4 साल आपने कितना पैसा उसके अंदर लॉस किया. इट इज बेस्ड ऑन द 5 की एलिमेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस. 5 पिलर है. एक होता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, दूसरा होता है कस्टम्स, तीसरा होता है फीमा या तो एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस आप बोल सकते हैं, चौथा होता है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट और पांचवा आता है रिस्क मैनेजमेंट. ये अनटैप है, मतलब कि इतना पोटेंशियल अप्रोक्सीमेटली इफ आई डोंट फॉरगेट यूएसए के अंदर $96 मिलियन का अनटैप पोटेंशियल है. मतलब इतनी मार्केट में जगह बाकी है. Hello friends, this is Keval Shah here and welcome to Global Trade Talks with Afflio. So as an individual from the export import industry, मैं जब भी कोई मीटिंग में जाता हूँ या फिर कोई गैदरिंग अटेंड करने जाता हूँ तो एक कॉमन क्वेश्चन वहाँ पर आता है कि सर जो लोग जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एंटर करना चाहते हैं वो एक कॉमन क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर कुछ ऐसा प्रोडक्ट बता दो या कुछ ऐसी लाइन बता दो जिससे कि इफ़ दैट प्रोडक्ट इज़ उसकी डिमांड काफ़ी हो एंड वॉल्यूम में हम बिज़नेस कर सके तो हम प्रॉफिटेबल हो सके विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिज़नेस. तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इस जो कॉमन क्वेश्चन है उसका सल्यूशन देने वाले हैं. आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो सिर्फ एक या दो प्रोडक्ट आइडियाज़ नहीं बल्कि 101 डिफरेंट एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे साथ डिस्कस करने वाले हैं जो उन्होंने अपनी रीसेंट बुक में पब्लिश किया है. You can see the book here. This is 101 export opportunities and 25 exponential global markets. तो आनंद सर जो हैं उनका मेन मकसद है कि MSMEs को ग्लोबल लेके जाना है, उनको हैंड होल्डिंग करके इन ईच एंड एवरी स्टेप एंड उनको एक मेंटरशिप प्रोवाइड करके जो भी बायर्स फाइंड आउट करना है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उनको उनके हर एक स्टेप पे हैंड होल्ड करके उनका एम है कि MSMEs को हमको ग्लोबल पहुंचाना है. सो वेलकम आनंद सर टू द सेकेंड एडिशन ऑफ आवर पॉडकास्ट एंड वी आर थैंकफुल टू हैव यू हियर सर. Yeah, thank you for this and yes, looking for an amazing interesting discussion. सो आपके बुक के बारे में तो सर हम आगे बात करेंगे. लेट अस फर्स्ट स्टार्ट के आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, आप कैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के फील्ड में आए, कैसे आपने MSMEs को हेल्प करना जो है वो अपना मिशन बनाया, तो आपके अर्ली डेज के बारे में सर कुछ बताइए हमको. I work with the corporates for almost more than 15 years, like Jet Airways, Eureka, Forbes, and then because of some situation shifted to my hometown Rajkot, and then started working with a very small company where we were exporting some of the engineering products, and then I got a introduction to this amazing industry you say that is international business, export and import. एंड इवेंचुअली वहाँ पर काम करते करते मुझे लगा कि देयर इज़ अ बिग मिथ इज़ देयर. मैंने कुछ अप्लाई किया, मुझे बहुत अच्छी सक्सेस मिली. स्ट्रक्चर लेवल पे मुझे कभी सीखने का मौका नहीं मिला. मेरे पास में अपने बहुत सारे फेलियर्स रहे, चैलेंजेस इन टर्म्स एवरीथिंग, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन से लेके मार्केटिंग से लेके कंप्लायंस से लेके एवरीथिंग, इनफैक्ट स्टाफ को लेकर भी है. और वहाँ से मेरी ये जर्नी चालू हुई. देन आई थॉट लेट मी एंटर इनटू द एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री है, जहाँ पर मैं SMEs और MSMEs को मिला. वो 1000 स्क्वायर फीट की, 2000 स्क्वायर फीट या तो बहुत बड़ी छोटी मोटी हर एक प्रकार की कंपनी को जब मिला, देन आई रियलाइज दे हैव एन अमेजिंग प्रोडक्ट्स, देन व्हाई दे आर नॉट एक्सपोर्टिंग. तो फिर वहाँ से एक बहुत बड़ा एक सवाल था मेरे मन में कि अगर ये एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं देन व्हाई दे आर नॉट एक्सपोर्टिंग, वहाँ पर उनको क्यों दिक्कत है. एंड दैट जर्नी स्टार्टेड कि वहाँ से उनको छोटी मोटी हेल्प करना और बाकी सब काम करते 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 दैट जर्नी स्टार्टेड. दैट इज़ यू कैन से अराउंड 2011, 12, 13 के आसपास से ये जर्नी चालू हुई. विथ पैरेलल माई जॉब एंड पैरेलल स्टार्टेड सम बेसिक कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स. अच्छा, तो आप राजकोट में जॉब करते थे, एक
एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी में, एंड साथ साथ में आपने ये कंसल्टिंग भी हाँ, चालू किया। ओके, करेक्ट सर। तो आप जो कहते हैं कि आप एमएसएमईज और एसएमईज जो हैं उनको हेल्प करके ग्लोबल लेके जाना है, तो उसके कोई एक दो एग्जांपल्स आप बता सके कि आपने किसी कंपनी को हेल्प किया हो और किसी वे में नाउ आज वो कहाँ पर हैं और कैसे आपने हेल्प किया उनको? कि ये जो इंटरनेशनल बिजनेस है, इट इज़ बेस्ड ऑन द 5 की एलिमेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। 5 पिलर हैं। एक होता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, दूसरा होता है कस्टम्स, तीसरा होता है फीमा या तो एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस आप बोल सकते हैं, चौथा होता है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, और पांचवा आता है रिस्क मैनेजमेंट। अभी क्या है, क्विकली हम बात कर लेते हैं। वी आर डीलिंग विथ मिनिमम 2 गवर्नमेंट्स। हर एक गवर्नमेंट की अपनी अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, हमारी भी है, बट हमें लग रहा है कि ये तो कोई कंसल्टेंट के लिए, हमारे लिए काम की नहीं है, बट यस इट इज़ देयर, और इसके अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, तो वो हो सकता है। देन कस्टम्स, मोस्टली इग्नोर्ड पार्ट इन द इंटरनेशनल बिजनेस। मैं जब इंटरनेशनल बिजनेस बोल रहा हूँ, देन वी शुड थिंक इन अ वेरी हॉलिस्टिक फॉर्मेट। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों को साथ में रखना है। करेक्ट। So if we want to master the export, we should master the import as well. It's like अगर मुझे मास्टर करना है सेल्स, तो मुझे परचेजिंग मास्टर करनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा ग्रे एरिया है। एंड देन थर्ड, दैट इज़ एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस। हमें लग रहा है कि जो हमारे यहाँ पर मेहता जी है, वही हिसाब से हमारा अकाउंटिंग चलता है, वही लेगेसी से चलता है, वही थॉट और एटीट्यूड से चलता है। बट यहाँ पर सबके लिए है कि इन दिस इंडस्ट्री बिजनेस इज़ योर्स, प्रोडक्ट इज़ योर्स। आप किसी को कितना कुछ भी दे सकते हो, बट फॉरेन करेंसी बिलोंग्स टू गवर्नमेंट एंड दे वांट टू मॉनिटर इट। और ये सबसे बड़ा मिसिंग है कि उसके बारे में व्यवस्था नहीं है। एंड देन आता है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हमारे वो गुजरात और सौराष्ट्र में होता है कि मटेरियल आप शिप में भेजिए या तो छकड़ा में भेजिए, एटीट्यूड इज सेम, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नो, इट रिक्वायर्स ए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग है, प्रिपरेशन है। आप शायद बेहतर जानते हैं क्योंकि आप उस साइड में हैं। यू मे बी इन अ दैट सिचुएशन कि आपको लगता हो कि इफ़ लॉजिस्टिक प्लानिंग इन अ बेटर वे, कस्टमर कुड हैव सेव्ड मिलियंस। डेफिनेटली। एंड देन लास्ट आता है रिस्क। तो ये बेसिक 3 तरह के रिस्क हैं, बहुत भी हो सकते हैं बट बेसिक 3 है। फर्स्ट, दैट इज़ योर जनरल रिस्क। एनी ऑफ द मटेरियल इज मूविंग, फायर हो गया, डैमेज हो गया, चोरी हो गया, एनी काइंड ऑफ रिस्क। रास्ते में जा रहा है, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया एंड मटेरियल गेट डैमेज्ड, और एनीथिंग एनी काइंड ऑफ, आपका कंटेनर उसके ऊपर किसी और का कंटेनर आ गया, किसी का स्पीलेज से उसके कारण आपका खराब हो गया। इफ़ यू आर एक्सपोर्टिंग पेरिशेबल प्रोडक्ट्स एंड देयर, सो एनी काइंड ऑफ, दैट इज़ ए जनरल काइंड ऑफ रिस्क। सेकंड है फॉरेन करेंसी रिस्क, करेंसी ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग। एंड थर्ड वन, दैट इज़ ए क्रेडिट रिस्क। ये सभी में मिसिंग है, एंड आई हैव रियलाइज कि ये इंटरकनेक्टेड है, एंड दैट इज़ ऑल्सो मेंशन इन द बुक। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात है कि इन ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन, केवल जी, आई हैव ऑब्जर्व दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, दे वर्क इन सीलोज। इंपोर्ट का डिपार्टमेंट क्या कर रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग को मालूम नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपोर्ट में क्या जा रहा है, सेल्स में क्या जा रहा है वो मालूम नहीं है। इंपोर्ट ने अपने हिसाब से प्रोडक्ट का नाम दे दिया, HSN कोड जो है एक्सेप्ट कर लिया, एंड देन एट द कस्टम्स देयर इज़ ए क्वेश्चन। सेल्स ने कुछ कमिटमेंट कर दिया, दे आर रियली नॉट अवेयर अबाउट द HSN कोड, इनको टर्म्स, डॉक्यूमेंटेशन, पेमेंट टाइमलाइन। स्ट्रेट हमें बोल दिया कि 20% डिस्काउंट दे दिया, बट व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन द फेमा साइड? So each and every department work in silos, and because of that reason, SMEs and MSMEs और जनरल एक्सपोर्टर इम्पोर्टर पेइंग ए ह्यूज पेनल्टीज, और या तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से दूर जाते हैं। अभी उसका आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूँ। वन ऑफ द इंजीनियरिंग कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, एनीवेयर राजकोट इज़ ए बिग हब, सो दे आर मैन्युफैक्चरिंग सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, और वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, बट दे आइडेंटिफाइड दैट they are manufacturing everything, but few of the products can be imported from other part of the world. वो कहीं से मैन्युफैक्चरिंग करके लाया जा सकता है एट अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस, सो वाई नॉट टू इम्पोर्ट दैट प्रोडक्ट? दे इम्पोर्टेड एंड दे सेंड द सैंपल, एंड सैंपल गोट अप्रूव्ड, एंड देन इट बिकम्स एन SOP
अगर 5 प्रोडक्ट है तो 4 प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनेगी, एक प्रोडक्ट इंपोर्ट होगी, लास्ट मोमेंट पे आएगी, सो दे आर इंपोर्टिंग बाय एयर, कस्टम क्लियरेंस, ड्यूटी पेड, राजकोट में आ गई। एंड वाई? बिकॉज क्योंकि वहाँ पर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है, कोई भी स्टैंडर्ड थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसीज है, सो दे क्लियर एनीवे दैट इज़ बीन रिकमेंडेड बाय बायर, रिकमेंड करेगा तो वो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी है, दे द रिप्रेजेंटेटिव विल कम, दे इंस्पेक्ट द गुड्स एंड मटेरियल इज गोइंग। ये प्रोसेस लगभग 2-3 साल से ऐसा ही चल रहा था। सडनली कुछ ऐसा इश्यू आया कि मेरे पास में वो केस आया और हमने डिस्कस किया, एंड देन आई वॉज शॉक्ड। क्यों? उसमें 2 प्रॉब्लम था। एक, जो वो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे थे उसके ऊपर वो ड्यूटी ड्रॉबैक भी क्लेम कर रहे थे, विच इज़ वेरी रॉन्ग। अगर कस्टम एक्ट 1962 सेक्शन 74 75 डिटेल में अभी तो टाइम नहीं है, बट उसका रेफरेंस दिया जाए तो जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज, यू आर नॉट अलाउड टू गेट द ड्यूटी ड्रॉबैक। करेक्ट। तो वो बड़े जो टोटल पार्ट का वो भी एक हिस्सा था और उसमें भी वो क्लेम कर रहे थे। तो एक तो वो वहाँ पर है कि इट इज़ अ कंप्लायंस ब्रीच, और उसमें बहुत सारे क्वालिफाइड पर्सन इन्वॉल्व थे ये प्रोसेस में, बट किसी को मालूम नहीं। अभी वो तो कंप्लायंस की बात हो गई ना, बिजनेस साइड की देखे ना, सॉल्यूशन की बात करते हैं। कटिंग द बिग स्टोरी शॉर्ट, वी हैव रीस्ट्रक्चर इट, मटेरियल इंपोर्टेड बट शेड्यूल्ड इंपोर्ट। सो इंस्टेड ऑफ एयर, नाउ इट इज कमिंग बाय LCL बाय सी। तो आप भी जानते हैं एयर में और सी के अंदर ऑलमोस्ट 1/10 हो जाएगा। करेक्ट। तो वो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट में, नाउ इट इज ए प्लांट, तो आप हरी में नहीं है, हड़बड़ी में नहीं है, इट इज शेड्यूल्ड। नाउ दैट मटेरियल इज इंस्टेड ऑफ क्लियरिंग बिल ऑफ एंट्री एज ए होम कंजप्शन, बिल ऑफ एंट्री फाइल्ड फॉर दी वेयर हाउसिंग, मटेरियल शिफ्टेड इन द वेयर हाउसिंग। आप जानते हैं वेयर हाउस के अंदर आप लाइट मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, रीपैकिंग, एनीथिंग, लेजर मार्किंग, ये सब कुछ कर सकते हैं। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एक फेज़ वहाँ पर करवाया गया, दूसरा फेज़ जहाँ पर फैक्ट्री थी वहाँ पर करवाया गया। नाउ 2 अलग शिपिंग बिल फाइल किए गए, एक के अंदर वी हैव नॉट क्लेम फॉर द ड्यूटी ड्रॉबैक, एक के अंदर हमने वो काम किया, एंड दैट मटेरियल वेंट। अभी इमेजिन कीजिए कि अगर कोई एक कंपनी ऑलमोस्ट हर साल 3 से 5 करोड़ का मटेरियल ये ले रही है पिछले 3 साल से, एवरेज पदर 15 करोड़ रुपीज़, एवरेज 15 करोड़ का 10% ड्यूटी, लॉजिस्टिक कॉस्ट, आना और जाना, ये सब का उन्होंने दिया। अप्रोक्सीमेटली अगर आप कंसीडर करें 15 CR का 10%, 1.5 CR नेट लॉस, एंड देन इट इज़ ए नेट प्रॉफिट। So here logistic is also there, custom is also there, documentation is also there, FEMA guidelines is also there, and foreign trade policy is also there. मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कोई भी चीज़ का हमें सोल्यूशन निकालना हो तो आपका कहना है कि इट हैज़ टू बी एज पर द पेंटागन फ्रेमवर्क, के वी हैव टू टेक एवरीथिंग इन माइंड। ऐसा नहीं कि एक एंगल पे काम किया तो दूसरा एंगल हम छोड़ नहीं सकते। नहीं छोड़ सकते। इसका भी एक आपको सिंपल से बता दूं वाई, ये मैंने इन्वेंट किया, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप फॉलो कीजिए। आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर मैं एक नॉर्मल एक्सपोर्टर हूँ, मैंने कोई एक चीज़ एक्सपोर्ट की, देन मैंने आप ही को बोला केवल जी मेरा एक शिपमेंट है, आप फाइल कीजिए, तो आपका कोई क्लाइंट आपको बोलेगा, देन यू आर फाइलिंग ए शिपिंग बिल। शिपिंग बिल इज़ फाइल्ड, वन इन्फॉर्मेशन इज़ गोइंग टू कस्टम डिपार्टमेंट, one information is going to GST department, one information will go to RBI server, Banks and RBI RBI. server to EDPMS, and EDPMS to will go to your bank as per your AD code. इनकम टैक्स के पास में भी जाता है, रेवेन्यू इंटेलिजेंस के पास में भी जाएगा, और एक इन्फॉर्मेशन GST के पास में, ये DGFT के पास में भी जाएगा। अभी गवर्नमेंट इज थिंकिंग दैट इट इज होलिस्टिक, बट हम नहीं समझना चाहते हैं, एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो अगर मैंने कहीं पर भी कोई भी जगह पर गड़बड़ कर दी है, देन इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज। और अभी जो 2014-15 के बाद में जो चेंज हुआ है, बहुत बड़ा शिफ्ट है इन दी इंटरनेशनल बिजनेस। ये क्यों है? अगर हम वापस हम पीछे जाते हैं कि अगर एक्सपोर्ट करना है, देन यू अप्लाई फॉर दी फैक्ट्री स्टफिंग परमिशन। कस्टम में से कोई ऑफिसर आएगा, दे विल चेक, स्टफिंग करेंगे, सी द डॉक्यूमेंट, स्टैम्प करेंगे, दे विल अप्लाई द सील एंड इट विल गो।
सो इट विल बी मॉनिटर्ड बाय सम अदर पर्सन. अगर कुछ गड़बड़ है तो वहीं पर रोक दी जाएगी. सो आप बच गए. नाउ रूल्स ऑफ गेम इज चेंज्ड. नाउ एवरीथिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ असेसमेंट. सेल्फ असेसमेंट. आज आपने कुछ भेजा है कि आज मैं ये कुछ भेज रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये मैं भेज रहा हूँ, ये बॉल पेन नहीं है, ये पेंसिल है, कुछ भी मैंने जो डिक्लेयर कर दिया, नाउ इट इज मॉनिटर्ड. इट कैन बी क्वेश्चन आफ्टर 6 months. आरएमएस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर है. तो आपको बोला जाएगा कि आपने पेंसिल बताया था, तो एक काम कीजिए, पेंसिल का परचेज इनवॉइस बताइए. तो आपके पास में सो नाउ एंटायर गेम प्लान इज चेंज. सो एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड, डॉक्यूमेंटेड and can be questioned after 3 to 6 months time, and the only solution you have is your documentary evidence and this entire thing. So now entire पहले भी था, लेकिन अभी इस पर इम्पोर्टेंस है. सो इन इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत एम्फेसाइज करता हूँ कि पॉलिसी इज अ स्ट्रेटजी. यहाँ पर जो हम बोलते हैं ना कि कोई एक बहुत ही स्मार्ट सेल्स पर्सन है, ही गो एंड दी जो मोनेस्ट्री है जहाँ पर बुद्ध प्रीस्ट है वो पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, वहाँ पर कंगी बेच के आएगा, वहाँ पर वो सेल्समैन है वो रेफ्रिजरेटर बेल के आएगा. नो, दैट डजंट अप्लाई हियर. यहाँ पर स्ट्रेटेजी का मतलब है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर लेजिस्लेटिव सिस्टम. सो आपके वो राजकोट वाले एग्जाम्पल को अगर समअप करें तो आपकी जनरल वर्किंग स्टाइल ऐसी है कि यू गो इनटू द डेप्थ ऑफ द बिजनेस. क्या कर रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं. जैसे आपने वो समझा कि एक पार्ट इंपोर्ट हो रहा है, 3 पार्ट यहाँ से बन रहे हैं, फिर वो जो शिपिंग बिल फाइलिंग में भी जो मिस्टेक्स हो रही थी ताकि कल जाके उनको कोई नोटिस नहीं आए, तो वो भी आपने आइडेंटिफाई किया. इनपुट स्टेज पे जो रॉ मटेरियल उनका टू एंड फ्रो जा रहा था, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम हो गई. तो आपका वर्किंग स्टाइल इस के आप पूरा अंडर डिटेल में जाके वो बोलते हैं ना बीमारी को जड़ से ही और ये बेसिक है. हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये काम करना इतना कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. मतलब देर आर मोर देन थाउजेंड्स केसेस है. एक इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ. इन अ डिफरेंट प्रोफेशनल नेटवर्क आई मेट विथ वन पर्सन एंड दे टोल्ड मी दैट वी हैव स्टार्टेड ए न्यू बिजनेस एंड वील बी इम्पोर्टिंग एंड वील बी डूइंग डिस्ट्रीब्यूशंस. सो आई रिक्वेस्टेड कि भाई बी केयरफुल अबाउट योर लॉजिस्टिक्स एंड एवरीथिंग. नहीं, वी हैव सेट अप एवरीथिंग. एंड सो फिर मैंने वहाँ पर कुछ बोला नहीं. फास्ट फॉरवर्ड आफ्टर 3 to 4 years टाइम दे केम फॉर सम लीगल इश्यूज. सो दे टोल्ड मी दैट दे हैव एन एग्रीमेंट विद द वन लीडिंग यूरोपियन कंपनी. वहाँ पर उनके साथ उनका एग्रीमेंट है फॉर द इम्पोर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. बट व्हेन आई एम चेकिंग द डॉक्यूमेंट आई फाउंड देख के आपकी प्रोडक्ट तो कोरिया से आ रही है, ये तो यूरोपियन यूनियन आप बता रहे थे. तो क्या सर वो हमारा एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ में है, बट देयर प्रोडक्ट इज बीन मैन्युफैक्चर्ड प्लांट इज़ इन साउथ कोरिया और वहाँ से वो प्रोडक्ट आ रही है. वो फिर मुझे वो स्ट्राइक हो गया कि ऐसा क्यों है. इंडिया एंड कोरिया हैव ए ट्रेड एग्रीमेंट, तो वो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है. तो वो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर जब वो चेक किया तो वो प्रोडक्ट उसके अंदर फॉल करती थी. इन अ वेरी क्विकली बता दें कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में डिटेल में नहीं जाएंगे, बट वहाँ पर वो HSN कोड का लिस्ट होता है, एग्रीड होता है, जो रिसेंटली UK का जो साइन हुआ उसके हिसाब से हम बात कर सकते हैं. नाउ एवरीबॉडी नोज कि लिस्ट ऑफ HSN कोड रहते हैं कि एग्री करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट में इतना ड्यूटी में बेनिफिट होगा और आपको भी बेनिफिट होगा. प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में डिस्काउंट होगा और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में वो ज़ीरो होगा और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ज़ीरो होगा. वहाँ पर कंसेशनल ड्यूटी है, यहाँ पर ज़ीरो ड्यूटी है. सो आई हैव आइडेंटिफाइड कि ये प्रोडक्ट इस लिस्ट के अंदर है. तो जब लिस्ट के बारे में हमने जब कम्युनिकेट किया तो वहाँ पर भी गड़बड़ थी. द प्रोडक्ट विच इज़ इम्पोर्टेड ऑन द बेस ऑफ जो HSN कोड यूज़ किया जाता वही गलत था. दैट इज़ बीन आइडेंटिफाइड दी रिटायर्ड प्रोफेशनल, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, उन्होंने सजेस्ट किया था एंड दैट वाज रॉन्ग. नाउ अगेन वी अप्रोच फॉर दी करेक्टिंग द HSN कोड. डिपार्टमेंट वाज नॉट कंफर्टेबल. वेरी सिंपल, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बता रहा था कि ये प्रोडक्ट का HSN कोड यही होना चाहिए. वेरी सिंपल, वो साइटेशन करने के बाद में जब हमने दिया, गवर्नमेंट ये डिपार्टमेंट एग्री हो गया,
With that, we have communicated with our manufacturer supplier. You please help us with the particular certificate of origin. Nowadays we can call as an Carota 2020. तो उसके बेस पे अभी उस वक्त तो वो फिजिकल सर्टिफिकेट था. इट गेट क्लियर एंड नाउ देन मुझे शायद मालूम उसके बाद में तो हमारा डिस्कशन नहीं हुआ, बट उससे बेनिफिट क्या हुआ. नॉर्मल ड्यूटी दे वेर पेइंग was 10%, straight away reduced to 5%, 50% straight away. इमेजिन कीजिए आज जब कोई बिजनेस के अंदर 0.5%, 1% के बार के लिए वो स्ट्रगल करते हैं, आपको नेट 5% मिल रहा है. कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ एक सर्टिफिकेट ओरिजिन देना है, विच इज़ ऑल्सो वेरी मच इजीली अवेलेबल. इमेजिन कीजिए 3-4 साल आपने कितना पैसा उसके अंदर लॉस किया. सर इसके साथ साथ में आपने प्रीवियस हमारे डिस्कशन में ये भी बताया था कि कोई एक्सपोर्टर जो था वो अफ्रीका में एक्सपोर्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था या वो अवॉइड कर रहा था क्योंकि वहाँ पर पेमेंट के थोड़े इश्यूज थे. तो वो एक एग्जांपल देखिए कैसे आपने वो सॉल्व करवाया और कैसे आपने उसको एक्सपांड करने में हेल्प की. सो अगेन वहाँ पर जो फिफ्थ एलिमेंट आता है रिस्क मैनेजमेंट. सो ये मैं ऐसा मानता हूँ कि ये एक ही ऐसा बिजनेस है, केवल जी आपको जानते, ये मेरा ऑब्जर्वेशन, ये एक ही ऐसा बिजनेस है, अभी तो धीरे धीरे फैसिलिटी बढ़ रही है, कि जहाँ पर क्रेडिट का है ना इंश्योरेंस मिलता है. हाँ, गवर्नमेंट डोमेस्टिक में ये नहीं है. धीरे धीरे डोमेस्टिक में ये अभी प्रोविज़न धीरे धीरे अभी बढ़ रहा है, बट इट्स नॉट ईजिली अवेलेबल एंड इट्स नॉट अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ इंडस्ट्री. बट गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है ECGC. तो वहाँ पर हमने क्या किया था कि वी वर स्ट्रगलिंग टू, मतलब क्लाइंट वॉज स्ट्रगलिंग टू ग्रो द बिजनेस. और जाहिर सी बात है वेस्टर्न अफ्रीका के बारे में बात करें तो नाइजीरिया के अंदर वहाँ पर द बायर वॉज एक्सपेक्टिंग क्रेडिट टाइम फॉर 60 days. एक लेवल पे शायद वो लेजिटिमेट हो सकता है कि 25-30 दिन का तो लॉजिस्टिक ट्रांजिट टाइम चला जाता है, तो 30 दिन तो वैसे भी हो सकता है. और बायर ने रिक्वेस्ट किया कि इफ़ आई कैन गेट 50 to 60 days. तो वहाँ पर वो क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर हर एक को डर लगता है कि पैसा नहीं आएगा. वहाँ पर सबको लगता है कि वहाँ से फ्रॉड होता है. मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि कहाँ पर फ्रॉड होगा नहीं होगा, तो वो दुनिया के कोई भी कोने से हो सकता है. बट अगर ऑब्जर्व कीजिए, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम विद द फॉरेन करेंसी. दे मे हैव ए गुड इंटेंशन, बट द ओनली प्रॉब्लम, और ये जनरल बहुत सी जगह हो सकता है कि उनको इंटेंशन गुड है, दे आर स्ट्रगलिंग विद द फॉरेन करेंसी, और इसीलिए वो आपसे टाइम मांग रहे हैं. मे बी लिक्विडेट द मटेरियल और मे बी एनीथिंग. बट नाउ दिस इज़ द सिचुएशन. जनरल में हम करेंगे कि 60 days हम दे नहीं सकते क्योंकि मेरा पैसा प्रोटेक्टेड नहीं है. सॉल्यूशन है ECGC. गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है. वी अप्रोच द ECGC, आज फॉर द इंश्योरेंस पॉलिसी. हमें एक लिमिट मिल गया. वो लिमिट के ऊपर हमने करीबन 65 या 70 लाख का हमें लिमिट मिल गया. तो हमने वो लिमिट के ऊपर हमने एक्सपोर्ट करना चालू किया. तो अगर कुछ भी हो जाए तो ECGC के अंदर एक मल्टीपल पॉलिसीज़ है. वेन एवर व्यूअर्स के लिए कि आप ब्लाइंडली ECGC पॉलिसी मत लीजिए. इट्स लाइक माई टर्म प्लान या मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है, तो हर एक के लिए इंडिविजुअल होगा. केवल जी अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, सो योर हेल्थ, योर बॉडी इज समथिंग वेरी यूनिक. सो आइडियल पे वो प्रॉपर स्कैन करने के बाद में एडवाइस होना चाहिए. नाउ एट आई एम ऑलरेडी क्रॉस माई 45, सो माई हेल्थ पॉलिसी शुड बी हैव सम एडिशनल राइडर्स एंड मल्टीपल थिंग. तो वो यूनिक होना चाहिए. आपके बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट, डेस्टिनेशन, उसके हिसाब से हमने वो टेलर किया और हमने वो एक्सपोर्ट करना चालू किया. एंड देन ओपन अप द अनदर कंपनी. तो वो बिज़नेस करीबन 50-60 लाख का बिज़नेस करीबन 5.5-6 करोड़ तक हमने पहुंचा दिया. एंड यू फील सरप्राइज कि अफ्रीका से भी हमें वो ऑन टाइम पेमेंट आ रहे थे. वहाँ पर प्रोटेक्शन मिलता है कि अगर बायर बैंकरप्ट हो गया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, कंट्री बैंकरप्ट होगी तो भी प्रॉब्लम नहीं है, सिविल वॉर ऐसा कुछ भी हो गया जहाँ अभी आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड इज़ रियली कन्वर्टेड इनटू दी वॉर जोन, तो ऐसा कुछ भी है तो वहाँ पर भी है. सो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस भी है. बट अगेन इट इज़ वेरी टेलर्ड फॉर यू कि आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी
आप कहाँ पर भेज रहे हैं, वेयर यू आर एक्सपोर्टिंग, वेयर द मनी इज़ कमिंग फ्रॉम. बहुत बार रहता है कि शिप टू एंड बिल टू है, तो वहाँ पर भी वो परसेंटेज में बहुत अंतर हो जाता है. दे हैव ए कैटेगरी ऑफ ए, बी एंड सी. सो ऑन दैट बेसिस एज वेल. तो यहाँ पर भी अगेन मेरा एम्फेसाइज है कि वी हैव लीवरेज ECGC पॉलिसी एज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी. करेक्ट. तो ECGC अफ्रीकन कंट्रीज और सेक्टर्स के लिए भी दे देते हैं मतलब. राइट. और अगेन वहाँ पर उनके जो रेटिंग्स है A, B, C एंड D, सो कुछ कंट्रीज़ में अंदर नहीं हो सकते हैं. जैसे आजकल भी जहाँ पर ये वॉर सिचुएशन है तो शायद वहाँ पर दे रहे थे तो उन्होंने बंद किया होगा. सो शायद ये हो सकता है कि आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम है ना थोड़ा 0.5% या 0.75% थोड़ा कंपेयर टू बड़ा हो. लेकिन जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा एक्सपीरियंस जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंश्योरेंस की जो परसेंटेज की कॉस्ट है ना, दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन दी प्रोडक्ट कॉस्ट. वो आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही कंसीडर करके आपको कोट करना चाहिए. सर आपने तो काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स और काफ़ी MSMEs के साथ काम किया होगा. तो Tier 1 और Tier 3 के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, MSMEs हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज़ में और उनके विचारधारा में क्या डिफरेंस है? क्योंकि आपने आपके बुक में एटीट्यूड पे काफ़ी एम्फसिस दिया हुआ है. तो Yes. वो एक सर आप कुछ बता सकते हो उसके बारे में? राइट. वुड लव टू डिस्कस ऑन दिस. क्योंकि हमें लग रहा है कि एटीट्यूड मतलब क्या है कि वो हमारे जो वो मूवी सेलिब्रिटी है, दैट इज़ ऑल्सो एन एटीट्यूड. दैट इज़ नॉट एन एटीट्यूड. एटीट्यूड का मतलब मैं ऐसा इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट. बुक के अंदर भी लिखा है कि इंटरनेशनल बिजनेस इट्स नॉट अबाउट द बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट द एटीट्यूड. द वे यू आर डूइंग डोमेस्टिक बिजनेस, आप इंटरनेशनल बिजनेस नहीं कर सकते हैं. उसका थोड़ा अगर हम पीछे जाएं, हमारे सोशल और हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर में जाते हैं, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, केवल जी मेरा ऐसा मानना है, जो मैं जनरल बिजनेस ओनर को मानता हूँ कि जिसका अभी कोई बिजनेस कर रहा है पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट अभी ज़ीरो है, और ऐसे बिजनेसमैन को भी मिला हूँ कि जो टर्नओवर करीबन मोर देन 3000 CR है. दिस इज़ अ रेंज, सबको मिला हूँ. एक जनरल परसेप्शन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी डॉक्यूमेंटेशन, बाकी इसमें कुछ रखा नहीं है. बहुत डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत झंझट है, कौन करेगा? और या तो सिर्फ ये डॉक्यूमेंटेशन ही है, इसकी कोई वैल्यू नहीं. दैट कैन बी मैनेज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बाकी कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है. तो ये भी एक है कि परसेप्शन के कारण भी ये लोग इसमें पीछे हट रहे हैं. दूसरा है, अगर हम वापस थोड़ा डीप जाएं, डोमेस्टिक बिजनेस ये हमारा आता है हमारे सोशल कल्चर के बेस पे. इट्स ऑल अबाउट दी कॉन्टैक्ट बेस. हम कॉन्टैक्ट बेस्ड सोसाइटी से बिलोंग करते हैं. एंड इंटरनेशनल बिजनेस अगेन इट्स अ नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री. तो हमारे बेसिक एजुकेशन से लेके हर एक चीज़ है. घर में हमें कुछ परचेज करना है, कुछ भी करना है, वी आर नॉट गोइंग टू चेक एंड रिव्यू एनीथिंग. वी स्ट्रेट अवे कॉल टू एनी ऑफ द फैमिली मेम्बर. हाँ, घर पे कुछ इंटीरियर का काम कराना है तो जिसने करवाया हो उसको आपको पता है, तो फ़ोन करके बस भाई तेरे वहाँ पे हुआ है तो वही मुझे भी अभी मेरे घर में इंटीरियर होना है तो आपका इंटीरियर से मैं बात करूंगा. जो केवल भाई का प्राइस लिखा था वही लिखना है और यही काम करना है. वही सप्लायर, वही क्रेडिट, एवरीथिंग इज सेम. आई एम एग्री एंड कंफर्टेबल विद दिस. इट्स ओके. बट व्हेन इन टर्म्स ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस, अगेन ये पांचों चीज़ें आती हैं. अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो द मोमेंट यू आर सेंडिंग एन ईमेल और आपका एक कोट जाता है ना, इंपोर्टर को वो पता चल जाता है कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर नए हो. उससे भी उनको प्रॉब्लम नहीं है. दे आर कंफर्टेबल विद द फ्रेशर्स, बट दे आर नॉट कंफर्टेबल, दे आर नॉट रेडी टू टीच यू अबाउट इंटरनेशनल बिजनेस. वो है ना, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी स्मेल्स. तो इफ आई एम एक्सपोर्टिंग विद द क्या बोलते हैं कि विद द एनर्जी ऑफ डेस्परेशन, सर मेरे से ले लो ना. हाँ ओके, क्या चाहिए आपको? ओके, शुड आई रिड्यूस 1 or 2%? ओके, शुड आई एक्सटेंड अनदर 15 days ऑफ क्रेडिट लिमिट? और क्या चाहिए? दैट इज ए सेलिंग ऑफ द डेस्परेशन एंड सेलिंग विद द कॉन्फिडेंस. तो ये कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से आता है? हमें लग रहा है कि बिल्ड द कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, लेकिन वो कॉन्फिडेंस हमेशा आपकी प्रिपरेशन से आता है, नॉलेज से आता है.
एथलीट में देखिए, कोई भी तरह देखिए, जो एथलीट ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है ना, वो इसलिए है कि जब वो ग्राउंड में है ना, उससे पहले 2 साल उसने इतनी मेहनत करी है ना, इसीलिए वो कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज वहाँ पर रिफ्लेक्ट करती है। तो आप जब अगर आपकी प्रोडक्ट के बारे में, उसके बिल ऑफ मटेरियल के बारे में, बाकी सब कंप्लायंस के बारे में, इंसेंटिव्स के बारे में, उसके बारे में प्रिपेयर्ड एंड देन यू आर कोटिंग योर प्राइस, देन पीपल फील द स्मेल। तो आपने सर ये जो डोमेस्टिक बिजनेस और एक्सपोर्ट बिजनेस को कंपेयर किया, जी। तो डोमेस्टिक बिजनेस में ऐसा क्या चीज़ हम करते हैं जो हमको एक्सपोर्ट इंपोर्ट या इंटरनेशनल बिजनेस में नहीं करना है या ध्यान रखना है? डोमेस्टिक बिजनेस में फॉर एग्जांपल, केवल जी मैंने आपको कुछ मटेरियल दे दिया, कुछ क्वालिटी प्रॉब्लम है, आपने रेज किया, मैंने एग्री कर लिया, आपने मुझे 2,000 रुपये का डेबिट नोट दिया, मैंने एग्री कर लिया, बात खत्म हो गई, अकाउंटिंग सेटल हो गया। सेम थिंग डजंट अप्लाई इन द इंटरनेशनल बिजनेस। मैंने कुछ मटेरियल के लिए एडवांस दे दिया, राइट? अगर वो एडवांस दे दिया, अगर वो पैसा नहीं आ रहा है, तो अभी उसका उल्टा है जो बार बार हो रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर। पीपल आर एक्सपोर्टिंग विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग, दे आर एक्सपोर्टिंग एट अ प्लेन क्रेडिट और 10-20% की क्रेडिट में दे देते हैं, एंड देन बायर घोस्ट कर देता है, या तो 20-30% आपका आया नहीं। यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको फॉरगो नहीं कर सकते हैं, ना ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको ऐसे ही आप राइट ऑफ के लिए एग्री करेंगी। वो तो फिर हवाला वगैरह का सब वो आ जाएगा कि भाई क्या हुआ आप ये क्या किया, तो व्हेनेवर यू आर फाइलिंग ए शिपिंग बिल, आप फीमा के अंतर्गत आप कमिटमेंट दे रहे हो कि ये फॉरेन करेंसी में ला रहा हूं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फॉरेन करेंसी इंडिया में लेकर आना। अगर वो नहीं आ रही है, देन इट इज योर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्विंस दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डायरेक्टली नहीं, थ्रू योर बैंक। बैंक को मैं ऐसे ही बता दूं कि सर मैंने ये व्हाट्सएप चैट के अंदर मेरे पास में है। नो, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं, ज़्यादातर बहुत सारे बिजनेसमैन का कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे चलता है, इट्स ओके, बट इंटरनेशनल बिजनेस यू शुड हैव ए ट्रेलिंग प्रोसीजर्स एंड मेल्स एंड ट्रेलिंग एविडेंस कि आपने वाकई में जेन्युइन एफर्ट किया था टू गेट द मनी। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो पैसा आपका हो सकता है, आप फॉरगो कर सकते हो, लेकिन वो गवर्नमेंट की फॉरेन करेंसी है, तो आप अपना पैसा भूल जाइए। गवर्नमेंट बोल रही है कि वो फॉरेन करेंसी कहाँ पर गई। तो यहाँ पर ये चेंज है। यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ कोई पे नाम पे मैं भेज सकता हूँ, वहाँ पर HSN कोड इज़ ए वेरी क्रिटिकल। केवल जी 10 मेरे पास में जो लीगल क्वेरी आती है ना, उसमें से 5+ में HSN कोड गलत है, अदर्स में डाल देते हैं फॉर ए कन्वीनियंट। सर यहाँ पर एडिशनल रोड टैप ज़्यादा मिल रहा है, ड्रॉबैक ज़्यादा मिल रहा है, या तो पूरी दुनिया इसमें कर रही है, आप भी करिए, क्या प्रॉब्लम है। और अगर गलत HSN कोड की अगर मैं डिस्कशन करूँगा तो मतलब केवल जी रात पड़ जाएगी। इतने केसेस है कि इट इज़ रियली सरप्राइजिंग कि हम इतने इग्नोरेंट क्यों हैं। ये इसीलिए ये चेंज है। नॉर्मल बैंकिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी है। अगेन RBI एंड ऑल, और जब हम ऑफ द ट्रैक बात कर रहे थे कि अगर ये सबसे बड़ा है और व्यूअर के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट है, सबसे बड़ा इग्नोर्ड एरिया है, नॉर्मल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलरली मास्टर डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मास्टर डायरेक्शन ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अपडेट करती है। RBI की साइट पे वो इजीली अवेलेबल है। वहाँ पर मास्टर डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में पैरा C10 के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट का जो डॉक्यूमेंट है, डायरेक्ट डिस्पैच ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, अदर देन अगर आप स्टेटस होल्डर नहीं है तो आप एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट डायरेक्ट भेज नहीं सकते हैं। ज़्यादातर अगर पूछिए, मोर देन 60 to 80% एक्सपोर्टर इसके बारे में अवेयर नहीं है। समझ लीजिए कि कोई एक एक्सपोर्टर है, उसको ये समझ नहीं है, उन्होंने एक्सपोर्ट किया, मैंने जो बताया था उन्होंने ECGC की पॉलिसी भी ले ली और बताया कि भाई केवल जी आपका वीडियो पॉडकास्ट देखकर हमने वो ECGC पॉलिसी भी ले ली, नाउ वी आर हैप्पी, हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया, लेकिन स्टेटस होल्डर नहीं है और डॉक्यूमेंट डायरेक्ट भेज दिए।
अनफॉर्चुनेटली पेमेंट नहीं आया, एज पर ECGC गाइडलाइंस एंड कंडीशन ऑफ द पॉलिसी योर क्लेम इज गोइंग टू रिजेक्ट। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बैंक के थ्रू ही रूट होने बैंक के थ्रू भेजना है, अगर स्टार एक्सपोर्ट हाउस नहीं है तो नहीं है तो, और उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। सो नाउ मतलब आपको लग रहा है कि मैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट भेजना है, अभी वहाँ पर ECGC की गाइडलाइंस एंड RBI की गाइडलाइंस ओवरलैप्ड है, इंटरकनेक्टेड है। करेक्ट सर। तो अभी आपकी बुक पे आ जाते हैं सर। जी प्लीज़। बुक आपने लिखी है सर 101 एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ एंड 25 एक्सपोनेंशियल ग्लोबल मार्केट्स। जी, तो ये बुक लिखने के पीछे प्रेरणा कहाँ से आई और क्या था इसके पीछे की स्टोरी? आई विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट। ये प्रेरणा नहीं थी, इट वॉज ए वेरी डीप फ्रस्ट्रेशन। सिंस 2011-12 आई स्टार्टेड कंडक्टिंग सेमिनार्स एंड वेमिनार। और जो आप भी पूछ रहे थे ना, आप भी कहीं जाएंगे तो केवल भाई कहीं लाइन बताओ ने, तो वो एक बार बार एक सवाल आता था कि सर कोई प्रोडक्ट बताइए ना। और मेरा भी ऑब्जर्वेशन यही था कि पीपल हैव अमेजिंग प्रोडक्ट्स बट स्टिल व्हाई दे आर नॉट एबल टू डू इट। सो वो वहाँ से आया कि इट्स नॉट अबाउट दे डोंट हैव ए गुड प्रोडक्ट और क्वालिटी प्रोडक्ट। आज की तारीख में इंडियन प्रोडक्ट आर रियली गुड, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, बट हम बाहर जाते नहीं है ना, इसीलिए तकलीफ है। नहीं, आई डेफिनेटली थिंक कि ऐसे एक बुक की नीड थी भी, क्योंकि मैं भी अगर मेरे प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताऊं तो रिसेंटली मेरे पास ही एक यंग लड़का आया था। उसने MBA वगैरह किया है एंड ही वाज एक्सपोर्ट बिजनेस करना था, ट्रेनिंग वगैरह ली उसने बहुत सारे जगह से एंड देन ही स्टार्टेड। अब स्टार्ट उसने किया ऑनियन से। ऑनियंस उसने बेचे दुबई में। वहाँ पर कुछ फ्रॉड हुआ, पैसे नहीं आए। फिर ऑनियन को छोड़ के उसने पोमोग्रेनेट लिया। पोमोग्रेनेट भी उसने दुबई में बेचने की ट्राई की, वहाँ पर भी कुछ एक आध दो शिपमेंट के बाद फिर वही पैसे का प्रॉब्लम। अब लास्ट में जाके कोकोनट हस्क जो है, मतलब जो नारियल हम फोड़ते हैं मंदिर में, वो उसने एक्सपोर्ट करना चालू किया दुबई में, जहाँ पर उसको थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी मिल रहा है, राइट। मिली है। तो अब मैं भी ये देखता हूँ सर कि जो भी नया स्टार्ट करता है वो सबसे पहले तो एग्री कमोडिटी पे टूट पड़ता है, और जो मार्केट है वो भी दुबई ही है सबके लिए। तो इस पे आपका क्या रिएक्शन होगा सर विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू दुबई एज अ मार्केट, कि कैसे देखना चाहिए हमें दुबई को? सो ये आपका सवाल है ना, दैट रिमाइंड्स मी अबाउट द बॉलीवुड मूवी कि वो कहानी सेम होती है, बोलो हर जनरेशन में वो कैरेक्टर और हीरो और बदल जाता है। यहाँ पर है ना, वो विक्टिम बदल रहे हैं, स्टोरी इज़ द सेम, और हर एक जगह पर उनको लग रहा है कि दे आर डूइंग समथिंग। वाई? इट इज़ ईजीली एक्सेसिबल उनको लग रहा है, बट उसमें सबसे बड़ा रिस्क है। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ इट, बट एवरी गवर्नमेंट से लेके हर एक चीज़ बहुत सालों से, आजकल से नहीं, बहुत सालों से हम एम्फेसाइज करें कि वाई नॉट टू एम्फेसाइज ऑन दी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल केवल जी आपका और मेरा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने ये ब्लेज़र पहना है, कॉटन का ही है, शायद ये कॉटन और कॉम्बिनेशन। अगर हम वेट करें तो इसका वेट हार्डली 1 kg होगा। मार्केट में अगर यहाँ से हम जाने चले जाएंगे, पूछेंगे कि 1 किलो कॉटन का वेट मार्केट में प्राइस कितनी है, तो 1 किलो कॉटन की प्राइस हार्डली 60 रुपये, 80 रुपीज़ भी और 100 रुपीज़ भी नहीं होगी। क्या इसकी प्राइस 100 रुपीज़ है? नहीं। बट दिस कॉटन इज कन्वर्टेड इनटू द यार्न, यार्न इज कन्वर्टेड इनटू द फैब्रिक, फैब्रिक में डाइंग हुई, then it is converted into the blazer, and now it is available in a store, and now it is costing more than 10, 20 or 25,000 rupees. 100%. Do you really agree कि 100 रुपये की कॉटन को कन्वर्ट करने में 20,000 रुपये लगे? नहीं लगे। इमेजिन कीजिए कि कॉटन बेचना है, देन देयर इज अ ह्यूज क्राउड, और अगर वो तो वहाँ पर भी मेहनत तो लगेगी, बट यू आर आउट ऑफ द नॉन स्टैंडर्ड कॉम्पिटिशन। दूसरा, आप उसके अंदर कुछ बहुत सी चीज़ें वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सो मेरा रिक्वेस्ट सबसे यही है कि इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग कमोडिटी, व्हाई नॉट टू ऐड वैल्यू एंड देन एक्सपोर्ट। अगेन ये बहुत है, गुजरात के अंदर तो
पीनट्स सबसे ज़्यादा होते हैं। हम्म, आपको भी मालूम है, जनरल लेमन टर्म में डब्बा बोलते हैं, आ वक्ते 100 डब्बा 200 डब्बा, राइट? दैट इज़ अ लेमन लैंग्वेज. Why not we think of converting that peanut into peanut butter और फिर एक्सपोर्ट करेंगे. आप अननेसेसरी वेट भी रिड्यूस कर रहे हैं. इनिशियल लेवल पे इट्स नॉट नेसेसरी. आप अपनी ब्रांड में बेचिए, वाइट लेबलिंग कीजिए, यूज एंड मेंटेन द क्वालिटी क्राइटेरिया, देयर मल्टीपल अदर हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस लेवल्स एंड एवरीथिंग. आपका प्लेसमेंट ही डिफरेंट हो गया. ये उनको लग रहा है, क्यों? क्योंकि प्रोक्योरमेंट भी एजेंट से हो जाएगा, सेलिंग भी एजेंट से हो जाएगी, लॉजिस्टिक है नहीं. आई एम नॉट मैं उनको डाउन नहीं कर रहा हूँ, स्मॉल नहीं कह रहा हूँ, बट आई पर्सनली फील एग्री कमोडिटी एक्सपोर्ट, इट्स नॉट एन एक्सपोर्ट, इट्स अ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट. और अगर उससे भी थोड़ा हार्श बात करें, इट इज़ लाइक यू हैव ओपन अ बैंक फॉर योर क्लाइंट. आपने अपने इंटरनेशनल बायर के लिए बैंक पहले ओपन किए. क्यों? जब तक आप क्रेडिट नहीं देंगे ना, तब तक प्रोडक्ट बिकेगी नहीं, काम नहीं आएगा. और रिस्क इतना है. उसमें भी आप ECGC या बहुत से चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे हो. सो व्हाई नॉट टू एक्सपोर्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जहाँ पर आपका कंपटीशन नहीं होगा. तो वो आपको एक चैलेंज होगी, बट दैट विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी. आप उसका पैकेजिंग किस हिसाब से बात कर पाएंगे, उसके अंदर वैल्यू एडिशन क्या होगा, एंड देन देयर इज़ ए ह्यूज मार्केट. तो वहाँ पर पोटेंशियल है. एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑल यंग जनरेशन, मेरी सबसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है, सिंस रियली थैंकफुल टू दिस प्लेटफॉर्म, टू ऑल यंग जनरेशन्स, मेरा आप सबसे निवेदन है कि इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट अवे स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, आई एम रियली रिस्पेक्ट योर एंटरप्रेन्योर ज़ील, एनर्जी एंड एवरीथिंग. क्या ऐसा हो सकता है कि आप पहले एजेंट के तौर पे, सोर्सिंग एजेंट के तौर पे ऐसा कोई काम करें जहाँ पर इतना बड़ा रिस्क इन्वॉल्व नहीं हो, जहाँ पर आपका रिस्क नहीं है. यू आर जस्ट हेल्पिंग बायर एंड सेलर, कनेक्ट कर रहा हूँ. and you learn about the nuance of the international business, risk about it, and then you understand about these 5 key elements, and then add this value to your export. आपका जो इंडियन एक्सपोर्ट है ना, उनको ये चीज़ें वैल्यू ऐड कीजिए. ही विल डेफिनेटली वैल्यू रिस्पेक्ट करेंगे आपसे. और अगर ये चीज़ों को करके अगर आपने एक्सपोर्ट किया, आपका जो बायर है ना, इंटरनेशनल बायर, वो भी वैल्यू करेगा, रिस्पेक्ट करेगा. फर्स्ट गेन द लर्निंग, मतलब आप वो एक्सपीरियंस गेन कीजिए. ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि पहले मैन्युफैक्चरिंग तो चलो कोई नहीं बोलता है, बट बोलते हैं कि एज अ ट्रेडर आप स्टार्ट कर सकते हो अपना खुद का ये करके. बट आपने एक अच्छा पॉइंट बताया कि एज एन एजेंट काम कर सकते हैं, दूर से बैठ के हम देख रहे हैं क्या चल रहा है, हाँ, और उसे सीखें, सो दैट जब हम खुद करें तब हम गिरे नहीं. राइट. सो आपने सर हमारे प्रीवियस कम्युनिकेशन में आपने दुबई की भी बात की थी कि जी. दुबई को किस नज़रिए से देखना चाहिए. जी, तो उस पे अगर आप कुछ बोल सके कि दुबई एज अ मार्केट को कैसे हमें देखना चाहिए. आई रियली अप्रिशिएट कि आपने ये सवाल उठाया. एक तो दुबई बहुत टाइम से इट इज़ मिस कंसीव्ड. शायद मार्केटेड है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट मिस कंसीव्ड. जो कुछ भी है ना, वो जाएगा, वो पहले वो जनरल सेंस में अगर बात करें इन ए वेरी लाइट मोड, आफ्टर एवरी मैरिज, वो कपल है ना, कहीं वो पेड़ पे जाते, वो माथा टेकने. ऐसे ही कोई भी एक्सपोर्टर जाएगा, वो माथा टेकने जाएगा, तो वो फ्री में तो आएगा नहीं, वो चढ़ावा देकर आएगा. दिस इज एग्जैक्टली हैपनिंग विद द जनरल एक्सपोर्टर. दे स्ट्रेट अवे गो टू UAE, बट ऐसा नहीं होना चाहिए. यस, एवरी मार्केट हैज़ इट्स ओन पोटेंशियल. With specific to UAE, there is a huge opportunity. And post this FTA with UAE, this opportunity is multiplied like anything. Maybe 10x or 100x. India UAE FTA के बाद में now it is estimated कि by 2080 और 2030 ये business bilateral trade 100 billion से ज़्यादा हो जाएगा. 100 billion. और अगर आपको जान के एक और भी हैरानी होगी केवल जी, जो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, ग्लोबल लेवल पे उसका यूटिलाइजेशन है एवरेज 60 to 70%. इन इंडिया यूटिलाइजेशन ऑफ FTA लगभग
2% से 7% है। 2 से 7%। हाँ, वो भी सबसे ज़्यादा हो गया इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट स्पेशली विथ इंडिया UAE FTA यूटिलाइजेशन इज नाउ ऑलमोस्ट मोर देन 50 और शायद उससे भी ज़्यादा है। यही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के FTA के लिए है। UAE शुड नॉट बी कंसिडर एज ए मार्केट फॉर द एक्सपोर्ट। सर ज्योग्राफी देखिए, पॉपुलेशन देखिए, तो वहाँ पर क्यों हो रहा इतना है? कंजम्पशन तो होगा ही नहीं वहाँ पे। सो इट इज़ ए मार्केट फॉर द री एक्सपोर्ट। हम्म, सो डू यू हैव ए प्लान एंड स्ट्रेटेजी टू री एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट? और आप जिनको जानते हैं वहाँ पर उनके पास में री एक्सपोर्ट के लिए स्ट्रेटेजी और प्लान है? फॉर एग्जाम्पल, आप जिनको बेच रहे हैं, आर दे रियली केपेबल ऑफ री एक्सपोर्टिंग ए प्रोडक्ट? नॉट नेसेसरी मैं जाऊँ पहले ही दिन से मैं वहाँ पर UAE में ऑफिस करूँ और वहाँ से काम करूँ। नो, आई एम नॉट एम्फेसाइज, बट आप वहाँ पर काम कर रहे हैं, देन आर यू प्रिपेयर्ड? आप वहाँ पर कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं? तो UAE इज़ अ रियली गुड मार्केट, बट वॉट एवर द मार्केट यू आर चूजिंग, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने ऑब्जर्व किया है कि पीपल आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद द प्रोडक्ट एंड कनेक्ट विद द मार्केट। जो प्रोडक्ट शायद UAE में बिकेगी वो प्रोडक्ट अफ्रीका में नहीं बिकेगी। जो प्रोडक्ट आप, इफ़ आई एम ट्राइंग टू एक्सपोर्ट T-shirts इन अफ्रीका, सेम लेवल की क्वालिटी प्रोडक्ट USA में नहीं चलेगी। दे मे हैव ए डिफरेंट डिमांड। उनकी सोशल रिक्वायरमेंट भी, फॉर एग्जांपल आई एम इनटू दी हाउस होल्ड सम प्रोडक्ट और मैं वॉशिंग पाउडर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। शायद अगर मुझे अफ्रीका में एक्सपोर्ट करना है तो शायद वहाँ पर मुझे सैचेट में और रिटेल के अंदर 500 ग्राम और उसके अंदर भेजना होगा। एंड इफ़ आई एम एक्सपोर्टिंग दिस टू US, क्योंकि वहाँ पर हेड इनकम है ना डिफरेंट है। सो पीपल आर बाइंग द एंटायर मंथ, ग्रोसरी है ना, वो दे विल प्रिफर टू बाय 1 kg 3 kg और 5 kg का वो फैमिली पैक के लिए प्लान करेंगे। सो कनेक्टिंग दिस प्रोडक्ट एंड मार्केट। और अगर हम ये बात कर रहे हैं तो इन स्पेसिफिक टू UAE इट्स अ रियली गुड मार्केट, डायरेक्ट गेटवे टू यूरोप, डायरेक्ट गेटवे टू अफ्रीका मार्केट, बट विद अ प्लान एंड प्रॉपर स्ट्रेटेजी। सो आपने सर ये बुक में 25 ग्लोबल मार्केट्स की भी बात है जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। जी, तो कोई ऐसा मार्केट आप बता सकते हैं जो अंडररेटेड है काफ़ी आज की तारीख में बट साइलेंटली बूम कर रहा है? देर आर मल्टीपल मार्केट्स हैं, उसको हम समझते नहीं है। अगेन रिपीट वहाँ से करते हैं और शुरू वहाँ से करते हैं कि नॉट एबल टू कनेक्ट विद द प्रोडक्ट एंड मार्केट। जैसे UAE है, पोटेंशियल इतना है, बट वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट वेल विद देम। दूसरा हो गया अफ्रीका। तो अफ्रीका एज एन रीजन देर इज ए ह्यूज पोटेंशियल। छोटा सा कंट्री है, रवांडा, युगांडा या ईस्टर्न अफ्रीका कंसीडर कर लीजिए। केवल जी आप भी जानते हैं लॉजिस्टिक टाइम भी बहुत कम है। तो अगर आप कंसीडर कीजिए कि आपके पास में कोई ऐसी प्रोडक्ट है, देन चूज सम ऑफ द प्रोडक्ट। क्यों? आपका लॉजिस्टिक टाइम कम हो गया, आपका मनी साइकिल है ना वो फास्ट हो जाएगा। वहाँ पर रीजनेबल लेवल पे फाइनेंस का इतना इश्यूज नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज़ है एंड मैनी अदर पॉजिटिव एलिमेंट्स। ऐसे ही है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका इज ऑल्सो गुड मार्केट। तो वहाँ पर भी है, बट हर एक मार्केट के लिए वी हैव टू हैव ए डिफरेंट स्ट्रेटेजी। और यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत, सबसे बड़ी चैलेंज जो मैंने देखी है इन टर्म्स ऑफ SMEs और MSMEs, वी रियली नो हाउ टू कैलकुलेट द एक्सपोर्ट प्राइसिंग। सबसे बड़ा ग्रे एरिया है ये। इसके कारण कोई भी मार्केट में कन्वर्जन नहीं मिल रहा है। एंड वाई? बिकॉज जो आपका ये पास्ट का सवाल था उसके साथ में ये एडिशनल हो सकता है। डोमेस्टिक प्राइसिंग और इंटरनेशनल प्राइसिंग दोनों डिफरेंट है। डोमेस्टिक प्राइसिंग इट्स ऑल अबाउट एरिथमेटिकल एक्सरसाइज, आपका रॉ मटेरियल, लॉजिस्टिक कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट एंड सो ऑन सो फॉर, देन लास्ट में ट्रांसपोर्टेशन और ये सब, एंड देन आई एड माय प्रॉफिट। इट्स ऑल अबाउट प्लस माइनस और यही हो गया। इंटरनेशनल बिजनेस में इट्स समथिंग रियली डिफरेंट, इट्स वेरी स्ट्रेटेजिक। फॉर एग्जाम्पल हमारे एक क्लाइंट थे, उनको कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करनी थी एंड दे आर स्ट्रगलिंग, रियली स्ट्रगलिंग, बिकॉज वो प्राइस में पैरिटी में मैच नहीं हो रहा था। वाई? बिकॉज कि वो कंसिडर कर रहे थे लोकल प्रोक्योरमेंट प्राइस, बट द सेम प्रोडक्ट कैन बी इम्पोर्टेड फ्रॉम साउथ कोरिया रॉ मटेरियल की तौर पे एट ए कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। एंड नाउ इमेजिन अगर उसमें भी आप वैल्यू ऐड कीजिए कि आप वो प्रोडक्ट आप UAE में बेच रहे हैं, दैट प्रोडक्ट फॉल्स इनटू दी, और ज़्यादातर 95% प्रोडक्ट FTA की कैटेगरी में है।
जो यूके में जो एफटीए साइन किया गया उसके अंदर 99 प्रोडक्ट कैटेगरी में है, लगभग प्रोडक्ट में आपको वहाँ पर कॉम्पिटिटिव है। इमेजिन कीजिए ग्लोबल मार्केट में आप 5% से लेकर 10%, 20% तक आप कॉम्पिटिटिव है। यू हैव डिफरेंट एज। आर यू कंसिडरिंग दिस? अगर वो हम कॉस्टिंग को और एक्सपोर्ट प्राइसिंग को अगर हम कंसिडर करें, देन देर इज अ डिफरेंट शिफ्ट इन योर बिजनेस। और ये कंट्री स्पेसिफिक होनी चाहिए। अगर मैं एक प्रोडक्ट 5 अलग अलग कंट्री में कर रहा हूँ, इफ़ आई एम एक्सपोर्टिंग वन प्रोडक्ट टू यूएई, सेम प्रोडक्ट टू अफ्रीका एंड सेम प्रोडक्ट टू यूएई, सेम प्रोडक्ट टू मे बी इन लेटिन अमेरिकन कंट्रीज में, देन द प्राइसिंग शुड बी डिफरेंट। जो स्टार्टिंग में हमने बताया था जी। कि वी आर गोइंग टू गिव यू गुड प्रोडक्ट्स का लिस्ट एंड जी। इनसाइट्स। राइट। तो सर, बुक बनाते समय कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसके बारे में आपने स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस वगैरह सब किया ही होगा, करते करते आप भी हैरान हो गए, आप भी शॉक हो गए कि भाई ये प्रोडक्ट का इतना अनटैप पोटेंशियल है। राइट है। ऐसे कोई 2-3 प्रोडक्ट्स का एग्जांपल दे सके तो। वैसे तो बहुत सारी प्रोडक्ट है, पर एक दो प्रोडक्ट ने मेरा एकदम मतलब आई एम रियली सरप्राइज्ड। और ये चेंज पोस्ट कोविड के बाद में हुआ। वेरी क्विकली समझते हैं कि इंडिया वॉज ए नेट इम्पोर्टर ऑफ टॉयज़। अगर हम टॉयज़ के बारे में अगर हम एक जो पेज है अगर हम बता पाए तो शेयर कर पाएंगे तो बताएंगे। टॉयज़ के अंदर ये हुआ है केवल जी कि हम इंपोर्ट करते थे, एंड देन suddenly the finished product of toy BIS is applicable and quality product are there, and now we are exporting toys like anything. ठीक है, अभी we have just started, अभी इनिशियल है, बट अभी देर इज ए मतलब अभी तो 0.5% भी हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, पहले भी नहीं था। इमेजिन कीजिए केवल जी जितना ग्लोबल लेवल पे टॉय का एक्सपोर्ट हो रहा है ना, इंडिया का कंट्रीब्यूशन पहले 0.5% भी नहीं था, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। देर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल। उसमें भी देर आर वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ हमारे ट्रेडिशनल टॉयज़ है जो राजस्थान में बनते हैं, तमिलनाडु में है, या तो साउथ में बहुत से जगह पर है जहाँ पर हमारे ट्रेडिशनल टॉयज़ है, वुडन टॉयज़ है, उसका ह्यूज पोटेंशियल है। और बाकी जो टॉयज़ है एडिशनली हमारे टॉयज़ है जिसके अंदर सेफ्टी स्टैंडर्ड, कलर, चाइल्ड सेफ्टी और ये सब कंसिडर करके अगर हमने ये टॉयज़ ये जो बना दिए हैं, देर इज़ ए ह्यूज पोटेंशियल ऑफ टॉयज़। और एवरी काइंड सॉफ्ट टॉयज़ भी है, बोर्ड गेम्स भी है, और बाकी सब कुछ है कि देर आर टॉयज़ के विद इन भी करीबन 7 से 8 अलग अलग प्रकार की टॉयज़ की कैटेगरीज है जिसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। दूसरा अभी बहुत नेशन स्टेज पे है जो प्रोडक्ट हो सकता है। तो ये एक तो जो आपने बताया कि ये टॉयज़ का आपने जो बताया, मैंने आपका पेज देखा था आपकी बुक में, आपने परफेक्टली उसका HSN कोड भी बताया है, 8 डिजिट HSN कोड जिस पे फोकस करना है। उसके बाद आपने जो 4-5 मेजर मार्केट्स हैं उसके लास्ट 5 इयर्स में कितना एक्सपोर्ट हुआ है हमारा, वो भी एक आपने एक चार्ट के हिसाब से बताया, सो दैट आप एक कंपेयर कर सके कि लास्ट 5 इयर्स में क्या ट्रेंड हुआ है। जी आपने अनटैप्ड मार्केट्स भी बताए हैं और उसका एक फिगर भी जी दिया है कि ये अनटैप है, मतलब कि इतना पोटेंशियल अप्रोक्सीमेट इफ आई डोंट फॉरगेट यूएसए के अंदर $96 मिलियन का अनटैप पोटेंशियल है। मतलब इतनी मार्केट में जगह बाकी है टॉयज़ के लिए, अभी सिर्फ एक मार्केट है। ऐसी 4 मार्केट के बारे में मैंने बताया है, एडिशनली और 5 मार्केट उसके साथ में भी दी गई है। सेकंड प्रोडक्ट है दैट इज मेडिकल डिवाइस, अगेन इमर्जिंग सेक्टर्स है। नाउअडेज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग, इट इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग वर्ल्ड ओवर में। पोस्ट कोविड ये अलग डायमेंशन हो चुका है। तीसरा है रिन्यूएबल एनर्जी में भी है। स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं दैट इज़ सोलर पैनल। ठीक है, अभी बहुत सी डिपेंडेंसी और इकोसिस्टम है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एटलीस्ट आप कुछ वैल्यू एडिड, कुछ प्रोडक्ट रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करें और उसमें वैल्यू एडिशन करें तो वाकई में उसके भी एक बहुत पोटेंशियल है, स्पेशली पैनल्स और उसके रिलेटेड की प्रोडक्ट में। सो आपने ऐसे ही ये बुक में 101 डिफरेंट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की लिस्ट दी है जी, जिसमें आपने HS कोड बताए हैं, मार्केट्स बताएं, अनटैप्ड पोटेंशियल बताएं, विच इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एनी न्यू कमर। उसमें एक जो मैं वैल्यू एडिशन करना चाहूँगा
कि जब तक आपका बिजनेस एक साइजेबल लेवल पर नहीं जाता ना, तब तक आपको इससे ज़्यादा मार्केट को फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. नहीं. आई एम नॉट पुशिंग कि आप सिर्फ यही 8-9 मार्केट को फोकस कीजिए. जहाँ पर आपका नेटवर्क है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि यू आर कंफर्टेबल, यू हैव एजेंट और वट एवर, पहले 2-3-4 मार्केट को आप फोकस कीजिए. बिल्ड स्ट्रेंथ, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, उसको ग्रो कीजिए, एंड देन यू एंटर इनटू द न्यू मार्केट. मतलब आपने जो दिया है पहले उस पे फोकस करके एटलीस्ट उसमें तो एक स्टेबिलिटी उसमें हो सकता है अगर फॉर एग्जाम्पल उनका ऑलरेडी कोई नेटवर्क है कोई अलग मार्केट में जिसका उल्लेख इसके अंदर है, विच इज़ नॉट मेंशन इन दिस लिस्ट, इट इज़ ओके. बट माई सिंसियर रिक्वेस्ट इज पहले आप 2-3 मार्केट को ही फोकस कीजिए, देन स्प्रेड योर सेल्फ. इट्स लाइक बिल्डिंग कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी. बिजनेस आर स्ट्रेट अवे जंपिंग इन टू द न्यू मार्केट, या तो बहुत बड़ा ऑर्डर या तो बहुत बड़ा काम, ऐसा कुछ कर लेते हैं. बैकएंड में उनके पास में वो बिजनेस को हैंडल करने की स्ट्रेंथ, कैपेसिटी नहीं है. दे डोंट हैव ए नॉलेज, दे डोंट हैव ए स्किल, दे डोंट इवन हैव एन एटीट्यूड. उनको वो मालूम नहीं कि हाउ टू हैंडल कस्टम्स, हाउ टू हैंडल दी कंप्लायंस ऑफ द फीमा, लॉजिस्टिक कैसे किया जाए. एंड देन वो 2-3-4-5 शिपमेंट अच्छे करने के बाद में जैसे ही बड़ा ऑर्डर आता है, दे रियली फील गुड. स्ट्रेट अवे 50 कंटेनर का ऑर्डर आ गया. अगेन मेरी रिक्वेस्ट है, आप 3-3, 4-4, 5-5 कंटेनर का ऑर्डर करते जाए और उसको रिपीट करते जाइए. सर 2 कॉमन क्वेश्चंस जो सभी को होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड में, उसका आंसर मुझे आपसे सुनना है. जी प्लीज़. फर्स्ट ये है कि पेमेंट टर्म्स के रिलेटेड आपके क्या थॉट्स हैं? कौन सा पेमेंट टर्म्स सबसे अच्छा है या नहीं अच्छा है, या किस में रिस्क है? तो उसके ऊपर कुछ आप सर बता सकेंगे. थैंक यू. अगेन इट्स अ वेरी कॉमन एंड रिपीट repeat. रिमिट के भी अच्छा किया है. सो देर इज़ नो, मैं एक बोलता हूँ, देर इज़ नो गुड बायर एंड देर इज़ नो बैड बायर. बायर इज़ ए बायर, सिंपल है. हम उनके साथ में क्या व्यवहार करते हैं, एंड हाउ वी ट्रीट देम एंड हाउ वी डील विद देम. पेमेंट टर्म्स आपको लग रहा है कि आपको जो करना है, बट मैं एक ऐसा जो कॉमन फॉलो करता था. अगेन इट्स नॉट एडवाइजिंग टू एनीवन, वो आपके ऊपर है, एंड देर इज़ नो वेरी स्ट्रेट एडवाइस. आप अपने हिसाब से, आप अपनी बुद्धि के हिसाब से यूज़ कीजिए, विथ योर ओन सेंसेस. आपका कोई रिलेशन है, बट वेन एवर यू आर डूइंग एनी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, फर्स्ट you should have some minimum 10, 20 और 30% एडवांस. ये ऐसा होना चाहिए. आई पर्सनली फील, ये मैं जब बिजनेस करता था, जब एक टाइम था, तो हाँ, तो मेरे लिए वो 30% एडवांस सिर्फ वर्किंग कैपिटल का क्राइटेरिया नहीं था कि वो मुझे बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज आई ऑल्सो नीड टू पे फॉर रॉ मटेरियल. अगर मैन्युफैक्चरर हूँ या तो मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ, मुझे तो रॉ मटेरियल के लिए पैसा चाहिए. आई नीड सम मनी. I don't limit that, and that is not a whole criteria. I consider that advance as a qualifying condition कि इसके साथ बिजनेस करना. हाँ, वो वाकई में जेन्युइन एंड लेजिटिमेट बिजनेस करने के लिए करना चाहते हैं तो देगा ना वो एडवांस. ठीक है, डिपेंड हो सकता है. एंड सेकंड, वेन एवर यू आर गिविंग एनी काइंड ऑफ क्रेडिट, इट शुड बी बैक विथ एनी काइंड ऑफ रिस्क मिटिगेशन प्लान. आप ECGC है या तो कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से आप अपनी क्रेडिट को प्रोटेक्ट कीजिए. एनी काइंड ऑफ बिजनेस एंड एनी काइंड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी बैक्ड विद द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज. लेटर ऑफ क्रेडिट सर, उसमें 100% पेमेंट गारंटी. ये भी एक सबसे बड़ा मिथ है कि LC है तो प्रोटेक्टेड है. जो LC इश्यू कर रही है, वो बैंक अपने आप में सेफ है क्या? नहीं. ये भी सबसे बड़ा मिथ है कि LC है तो मेरा पेमेंट सेफ है. LC सर अपने आप में, सर हम अगर डिस्कस करेंगे तो 2-3-4 घंटे सिर्फ LC में डिस्कस करेंगे. इतना प्रॉब्लम है LC को लेकर कि LC हो गया तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, LC है तो पेमेंट 100% है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बांग्लादेश और नेपाल के साथ में हो रहा है. अगेन आई एम नॉट क्वेश्चनिंग एनी बायर, एनी कंट्री, बट वेन एवर यू आर डीलिंग, प्लीज़ मेक श्योर कि वो LC अप्रोप्रिएट है. अप्रोच एनी ऑफ द प्रोफेशनल हु इज़ क्वालिफाइड टू चेक द LC.
सो अगेन नो पेमेंट कंडीशन इज, और आजकल ऐसा होगा नहीं कि आपको कोई 100% पेमेंट देगा, अगर देगा तो ठीक है, बट एटलीस्ट थोड़ा एडवांस। और उसका भी एक डायमेंशन आपको देता हूँ कि वाई एडवांस। मान लीजिए कि अगर आपने एक्सपोर्ट कर लिया, एडवांस आपके पास में आ गया, आपने एक्सपोर्ट कर लिया, यू एक्सपोर्टेड योर शिपमेंट विथ इन टाइम विथ एवरीथिंग, हम आइडियल सिचुएशन कंसिडर करते हैं। बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द सिचुएशन, बायर बैंकक्रप्ट हो गया, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है, और एनी अदर सिचुएशन, ही इज़ नॉट एबल टू क्लियर द गुड्स वंस मटेरियल रीचेज टू द डेस्टिनेशन। एक तो आपके पास में बैकअप है कि आपके पास में ECGC है, एट ए प्रॉपर टाइम यू शुड इन्फॉर्म दी ECGC के भाई ये यहाँ से पेमेंट नहीं आ रहा है, उसके भी कुछ कंडीशंस है, कंप्लायंसीज है, वरना वहाँ पर भी ECGC इज नॉट गोइंग टू गिव यू क्लेम। अंडरस्टैंड एंड सिट विद द ECGC ऑफिसर और एनी ऑफ द एजेंसी, एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो आपको क्रेडिट में इंश्योरेंस दे रही है। दूसरा, अगर आपके पास में ये कंडीशन हुई कि आपको रीरूट करना है, आपको दूसरा एक अल्टरनेट बायर मिल गया, ही इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू दी सेम प्राइस। अगर आपने वो $10 में बेचा है, वो ही इज़ नॉट गोइंग टू, वो अपॉर्चुनिटी बाइंग एंड अपॉर्चुनिटी सेलिंग है, ही विल डेफिनेटली आस्क फॉर सम रीजनेबली मोर डिस्काउंट। तो वहाँ पर आपके पास में जो एडिशनल पैसा है, वो आपका एक एडिशनल बैकअप और बफर है, दैट विल हेल्प यू टू सेल के भाई ओके मैं 75% 80% में मैं आपको 20% स्ट्रेट अवे डिस्काउंट में दूंगा। यू स्टार्ट विथ 5-10% 15% डिस्काउंट, एंड इफ़ यू आर एबल टू मैच विथ 25 और 20, स्टिल यू है एडिशनल 5 और 10%। अगर कुछ भी नहीं है, आपने 30 के सामने 30% डिस्काउंट दे दिया, फिर भी आप नेट है, उससे भी आगे जाते हैं। अगर आपने 5% तो 5% सिर्फ नुकसान में भी आपकी कैपिटल वापस आ सकती है। सर एक लास्ट सवाल जी, वाई शुड समवन टेक एक्सपोर्ट सीरियसली इन 2025, और कोई एक नॉर्मल जॉब करने वाला एक बंदा है 9 to 5 की जॉब कर रहा है, तो उसके लिए आपका क्या सजेशन होगा? ओके, इफ समवन विल आस्क मी कि व्हेन शुड आई स्टार्ट अबाउट द एक्सपोर्ट, तो इन अ वेरी लाइट मोड आई से दैट यू आर डिलेड बाय 999 डेज। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप डिले हैं। रही बात वाई शुड इंटरनेशनल बिजनेस नाउ, सो मुझे लग रहा है केवल जी मे बी इट साउंड्स लाइक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा। आज आपके लिए इंटरनेशनल बिजनेस ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल, आई एम मैन्युफैक्चरिंग टी-शर्ट, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, मैं कुछ भी कर रहा हूँ। मे बी आई एम इनटू सर्विस इंडस्ट्री एज वेल। आज मेरे लिए सर्विस एक्सपोर्ट करना, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना ऑप्शन है, बिकॉज इंडिया में अपने आप में इतनी पोटेंशियल है, बट 3 से 5 साल के बाद में ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर नहीं किया, शायद मुझे ऐसा डाउट है कि वो सर्वाइवल के लिए भी मुश्किल होगा। इट इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली चैलेंज। जिस हिसाब से केवल जी जो FT और PT आ रही है ना, ऑल इंटरनेशनल कंपनीज दे आर एंटरिंग इनटू दिस मार्केट। सो अभी आपको गुजरात से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, पंजाब से, राजस्थान से कंपटीशन नहीं है, अभी आपको UK से भी कंपटीशन है, ऑस्ट्रेलिया से भी है, एंड देर आर मोर देन 29 FTA इन पाइपलाइन। तो इमेजिन कीजिए आपके पास में ग्लोबल लेवल की कंपटीशन है। तो अगर आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाएंगे नहीं, या तो जो मार्केट को चाहिए उस हिसाब से अगर वहाँ पर सप्लाई नहीं करेंगे, देन यू विल हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। और एक मैं मानता हूँ कि ईच एंड एवरी मार्केट दे नीड एवरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। लाइकवाइज आई फील एंड आई बिलीव दैट एवरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज रियली नीडेड। अगर आपको प्रॉपर मार्केट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, सो पीपल नीड ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। सो देर इज़ नो लिमिट ऑफ व्हाट यू मार्केट। सो आपका कहना ये है कि एक्सपोर्ट बिजनेस एक ऑप्शन नहीं, एक नेसेसिटी बन जाएगी कि फ्यू इयर्स डाउन द लाइन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो एक नेसेसिटी होगी, बिकॉज बहुत सारे फॉरेन कंपनीज इधर आने वाले हैं और आपको डायरेक्टली उनके साथ कम्पीट करना है। राइट, दैट गुड एज इंटरनेशनल बिजनेस ही हो गया एक टाइप राइट। का। सर आप थक नहीं गए हो तो एक रैपिड फायर राउंड करना है, जस्ट फ्यू 4-5 क्वेश्चन। राइट, प्लीज। वन प्रोडक्ट फ्रॉम योर बुक जिसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा अंडररेटेड है? दैट इज टॉयज एंड मेडिकल डिवाइस। UAE, ऑस्ट्रेलिया, USA कौन से प्रोडक्ट पे फोकस, कौन से मार्केट पे फोकस करना चाहिए? वैसे तो बहुत सारे हैं, बट विथ प्रॉपर प्लान एंड स्ट्रेटजी UAE।
एक वर्ड में इंडिया का एक्सपोर्ट फ्यूचर। It's amazing, and I don't feel that 2 trillion, achieving 2 trillion, it's hard and tough. एक एक्सपोर्ट मिथ जो अभी सब लोग मानते हैं लेकिन सच नहीं है। Buyer's data is sufficient. थैंक यू आनंद सर, बहुत ही अमेजिंग कॉन्वर्जेसन था और काफ़ी मज़ा आया। आई होप व्यूवर्स को भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। नए एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स जो इसमें आना चाहते हैं एज वेल एज़ जो बहुत टाइम से हैं उनको भी कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। एंड मैंने सर की बुक खुद पर्सनली पढ़ी है, सो न्यू कमर्स के लिए तो खासकर वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सो आपको सब लोग को ज़रूर चेक करनी चाहिए। थैंक्स लॉट सर। Thank you very much for having me here. Thank you. थैंक यू सर। एंड एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आनंद सर की तरफ से कि जो भी व्यूअर्स हमारे ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं, एक्सक्लूसिवली उनको ही एक अपॉर्चुनिटी सर दे रहे हैं कि अगर उनको ये बुक रिव्यू करनी है खरीदने से पहले, तो वो 11 एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ एंड 3 एक्सपोनेंशियल मार्केट की डिटेल्स जो ये बुक में है वो हमें सेपरेटली एक PDF में वो देंगे एक्सक्लूसिवली फॉर आवर व्यूअर्स। आपको करना सिर्फ ये है कि आपको कमेंट सेक्शन में 101 टाइप करना है एंड दैट जो PDF है दैट विल कम स्ट्रेट टू यू। थैंक्स अ लॉट।